लोकसभा चुनाव अपने उफान पर है और हम इस समय असम में हैं, चुनावी यात्रा में हैं। हमारे साथ मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा हैं, जो पूरे दिन सुबह घर से निकलते हैं और रात में मुझे लगता है 12-1 बज जाते हैं सर घर को पहुंचते पहुंचते। चुनाव में रात और दिन का कोई अंतर नहीं होता। चलिए सर, आज आपसे बात होती रहेगी, पूरे दिन आपसे बात करेंगे। आज हम पूरे दिन रहने वाले हैं हिमंता बिस्वा शर्मा जी के साथ और जानेंगे कि असम की चुनावी नब्ज क्या है। भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही सीनियर लीडर, देश के चर्चित नेताओं में से एक हिमंता बिस्वा शर्मा जी हमारे साथ हैं। उनसे बहुत सारे सवालों का जवाब लेंगे, लेकिन सर पहला सवाल तो मेरा आपसे यही है कि 2 चरणों के चुनाव हो गए हैं, तीसरे चरण का चुनाव होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी अपने आप को कहां पाती है? मेरा लगता है जो हमारा टारगेट है, पहला दोनों चरण का जो वोटदान है असम में तो बहुत बढ़िया हुआ ही है। देश भर से जितना तक मेरा रिपोर्ट है, ये एज पर एक्सपेक्टेड लाइन आगे जा रहा है। कांग्रेस से कोई चुनौती मिल रही है असम में? कांग्रेस एकदम धीमा पड़ गया है। कांग्रेस का कोई कैंपेन नहीं है, कांग्रेस का पास कोई मोबिलाइजेशन नहीं है। इसका कारण वोटिंग में भी इफेक्ट हो रहा है। राहुल गांधी जिस भी सभा में जाते हैं वो कहते हैं कि यदि हमारी सरकार आई तो जातीय जनगणना कराएंगे। आपने असम में एक नया नारा दिया है कि जातीय जनगणना तो होगी लेकिन वो मुस्लिम समाज में होगी। ये क्या उसकी काट है? देखिए, हमारा असम एक ऐसा मुस्लिम बहुल प्रदेश है जहां में 36% ऑफ द पॉपुलेशन एज पर 2011 सेंसस इज मुस्लिम। अगर 21 का सेंसस होता था या होगा तो मुस्लिम 2-3% और बढ़ेगा। लेकिन हमारा यहाँ का जो मुस्लिम समुदाय है, ये लोग मुझको आके ज्ञापन दिया है कि हमारा बीच में जनगणना होना चाहिए। लोग अभी चाहते हैं, खास करके ये माईमाल और किरण, ये दोनों कम्युनिटी चाहते हैं कि हमारा जाति का जनगणना हो और हमें हमारा हक मिले। तो ये डिमांड अभी असम में बहुत ज्यादा जोर पकड़ रहा है और मुझको बोलना पड़ा चुनाव में कि मैं जनगणना करवा के दूंगा। लेकिन फिर आप में और उनमें अंतर क्या? वो हिंदुओं में जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, हम मुस्लिमों में जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। अगर जनगणना से किसी को हक मिलता है, हमारा आपत्ति नहीं है, लेकिन ये जनगणना हिंदू को लेके होना नहीं चाहिए, मुसलमान समाज में भी होना चाहिए अगर होना ही है। आपको आमतौर पर कांग्रेस और विपक्ष मुस्लिम विरोधी करार देता है और आपके भाषण, आपकी जो स्टेटमेंट्स रहते हैं वो उनसे भी लगता है कि थोड़ा आप जो है बहुसंख्यक समाज की बात करते हैं। लेकिन मैं देखता हूं कि जिस भी सभा में आप जाते हैं, आपकी सभाओं में मुस्लिम समाज के लोग भी बहुत आते हैं, आप उनके बीच में भी बहुत जाते हैं, उनके युवाओं के बीच में काफ़ी लोकप्रिय भी हैं। तो ये दोनों डबल स्टैंडर्ड्स कैसे, मतलब आप देखिए, मुसलमान लोगों का आवाज अलग होता है, मुसलमान नेता अलग होता है। इसीलिए मैं जो बात बोलता हूँ ये फंडामेंटलिस्ट को खराब लगता है, लेकिन मुसलमान समुदाय को खराब नहीं लगता है। इसीलिए हम लोग असम का हर चुनाव क्षेत्र में 25 से 30% मुसलमान वोट मिलेगा और मिलते रहेगा। तो आपको मुस्लिम वोट करेगा? 30% मुसलमान वोट आम तौर से मुझको मिलता है। मेरा क्षेत्र में तो मुझको 90% मिलता है, लेकिन पूरा स्टेट में 25 to 30% मुसलमान वोट हमारे सब कैंडिडेट्स को इस बार मिलेगा। आमतौर पे परसेप्शन तो ये है कि आप मुस्लिम विरोधी और कट्टर मुस्लिम विरोधी हैं। मैं कट्टरता का विरोध करता हूं, लेकिन हम मुसलमान का विरोध नहीं है, हम मुसलमान का नेताओं का विरोध है, दलालों का विरोध है। जो मुसलमान समाज का नाम में दलाली करता है, उनका विरोध में हो हम लोग। कांग्रेस तो कहती है, खासकर राहुल गांधी कहते हैं कि यदि भारतीय जनता पार्टी की अब सरकार तीसरी बार आ गई तो संविधान खत्म हो जाएगा और इस देश के अल्पसंख्यकों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। देखिए, संविधान में 80 बार संशोधन कौन किया है? बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया था, इसको अगर ज्यादातर अमेंड किया है तो कांग्रेस ने ही किया है 80 बार, बीजेपी ने नहीं किया है। सर, आपने 370 की बात की, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी है और कांग्रेस के तमाम नेता अपनी सभाओं में भी ये कहते हैं
कि यदि उनकी सरकार आई तो 370 हटा देंगे। तो 370 हटाने के पीछे की जो उनकी सोच है, क्या इस देश में एक अल्पसंख्यकों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए ये प्लानिंग है? वो नहीं है। कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो पाकिस्तानियों के लिए बनाया है। ये 370 हटाने के लिए ये इसलिए बात किया है पाकिस्तानियों खुश रहे। शरिया कानून का इसलिए बात किया है पाकिस्तानी खुश रहे। हमारे ऊपर इनहेरिटेंस का ऊपर टैक्स लगाने के लिए बात किया है सो दैट पाकिस्तानी लोग अच्छा रहे कि अभी भारत का इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगा। तो ये पूरा तमाम जो मैनिफेस्टो है ये भारतीय के लिए ये लोग नहीं बनाया है। कोई लेफ्ट लोगों ने बना के दिया होगा या कोई मुल्ला ने बना के दिया होगा, ये पाकिस्तानियों के लिए बना के दिया हुआ है। चुनाव तो भारत में हो रहा है। गलती तो वही है ना राहुल, तो चुनाव भारत में होता है, जाते हैं भाषण देने के लिए ऑक्सफोर्ड में, चुनाव असम में होता है, जाते हैं कैम्ब्रिज में। लेकिन अब अभी आपने विरासत टैक्स की बात की, लेकिन कांग्रेस के नेताओं का कहना कि हमने विरासत टैक्स का हमारे मैनिफेस्टो में कोई जिक्र नहीं है। केवल भारत के प्रधानमंत्री और उनके जो नेता हैं देश को गुमराह करने के लिए हम पर इस तरह की बातें कह रहे हैं। आपने सैम पिट्रोडा को पार्टी से निकाला क्या? ये टैक्स का बात किसने किया? सैम पिट्रोडा ने किया। टैक्स का बात उन्होंने किया, पी चिदम्बरम ने किया। तो आपने दोनों को पार्टी से निकालिए, तब हम लोग को मालूम होगा ये पार्टी का व्यू नहीं है। अभी तक अमेठी और रायबरेली में कांग्रेस ने कैंडिडेट नहीं दिए। कल भी मीटिंग हुई लेकिन कोई कैंडिडेट दिया नहीं गया। क्या इसके पीछे क्या रणनीति देखते हैं? कोई रणनीति नहीं है, अपने अपना दाम बढ़ा रहा है। क्या है रायबरेली अमेठी में कांग्रेस का उम्मीदवार कौन होगा इसके लिए कौन चिंता कर रहा है? स्मृति जी तो है ही है, उधर सांसद है ही, वर्तमान में भी है, भविष्य में भी रहेगा। अभी कांग्रेस जाके किसको उठाता है इसका कोई खबर भारत का लोगों का दिमाग में नहीं है। कोई दो एक पत्रकार उसके लिए टेंशन में रहेगा, लेकिन अमेठी का पब्लिक उनके लिए टेंशन में नहीं है कि कौन आने वाला है। क्या आपको लगता है रायबरेली भी उनके हाथ से निकल जाएगी? रायबरेली अमेठी हर जगह में मोदी ही मोदी है। प्रियंका गांधी तो कहती हैं कि जो ईवीएम अगर सब ठीक रही तब तो हमारी सरकार आ जाएगी, अगर ईवीएम खराब हुई तो भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। तेलंगाना का सरकार हमें दे दे, कर्नाटक का सरकार हमें दे दे, पंजाब का सरकार हमें दे दे, दिल्ली का सरकार हमें दे दे, हिमाचल का सरकार हमें दे दे। ये सब तो ईवीएम से ही तो सरकार बना है। आप क्यों जाते हैं वोट टेकिंग सेरेमनी में? ऐसा मत करो। इंडिया का लोग पागल नहीं है कि तेलंगाना में ईवीएम अच्छा है, मध्य प्रदेश में ईवीएम खराब है। भारत का लोग पागल है क्या? जहां जीत गए वहां ईवीएम ठीक। जहां जीत गया है ईवीएम जिंदाबाद, जहां हार गया है ईवीएम मुर्दाबाद। राहुल गांधी भी कहते हैं कि 150 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी सीटें नहीं जीत पाएगी। मैं तो ये बोल रहा हूँ राहुल गांधी 150 का काउंटिंग ही भूल जाओ। आपका पार्टी 12, 13, 20 कितना मिले इसका हिसाब करो। विपक्ष कहता है कि दरअसल आप लोग विपक्ष को खत्म करना चाहते हैं, इसीलिए ईडी, सीबीआई और इनका उपयोग कर रहे हैं, और यही कारण है कि आप लोगों ने अरविंद केजरीवाल हो चाहे हेमंत सोरेन हो, इन सबको आपने जेल में डलवा रखा है। आप लूटो और आप बाहर में रहो। हम विरोधी को खत्म करना चाहता हूं वोट का थ्रू से, वोट से। और इस चुनाव में कोई सारे विरोधियों का दुकान पब्लिक बंद कर देगा। हम लोग को बंद करने का जरूरत नहीं है, पब्लिक अपने आप बंद कर देगा। जी, आपकी पड़ोसी राज्य की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी भी लगातार यही बात कह रही हैं कि देश के प्रधानमंत्री हर मंचों से झूठ बोलते हैं। अभी दीदी का शरीर भी ठीक नहीं है, दीदी का मन भी ठीक नहीं है। दीदी हार गया है बंगाल में, तो दीदी का बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा करने का शायद और आप लोगों को आगे ज़रूरत नहीं होगा। कोकराझार हम लोग पहुंच चुके हैं, हमारे साथ हेमंता जी हैं। सर, बड़ा सवाल ये है कि अरविंदर सिंह लवली आज जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है दिल्ली, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने कहा है कि दिल्ली प्रदेश की तो कभी राय ही नहीं ली गई, एआईसीसी ही तय कर देता है कि कौन कैंडिडेट कहाँ होगा। देखिए, बहुत दिन का बात नहीं है, कांग्रेस का आला नेताओं ने अरविंद केजरीवाल का ऊपर इल्ज़ाम लगाया और भारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाया, सबूत भी दिया
कि अरविंद केजरीवाल सीधा सीधी लीकर स्कैम में इन्वॉल्व है। फिर इंडी गठबंधन हुआ। ये कौन सा वॉशिंग मशीन का फायदा मिला अरविंद केजरीवाल को? जब अरविंद केजरीवाल इंडी गठबंधन में आ गया, तुरंत वॉशिंग मशीन स्टार्ट हो गया और कांग्रेस ने बोल दिया कि केजरीवाल ठीक ठाक है, केजरीवाल का ऊपर कोई आरोप नहीं है। तो जो हाई वोल्टेज वॉशिंग मशीन कांग्रेस चला रहा है, उसका थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स हमें बता दे। वॉशिंग मशीन वाला आरोप तो बीजेपी पे लगाते हैं विपक्ष। अरे भाई, जो भी कांग्रेस का साथ आ जाता है, अगर हेमंत सोरेन कांग्रेस का साथ आ जाता है तो कोई दोष नहीं है। अगर अरविंद केजरीवाल कांग्रेस का साथ आ जाते हैं, 2 महीना आगे आप बोलेगा ये हजारों करोड़ रुपया कमाया शराब घोटाला में। जब वो बोला नहीं नहीं मैं 3 सीट छोड़ दे रहा हूँ दिल्ली में, इंडी गठबंधन हो गया हम लोग, तो सारे माफ, मतलब हाई वोल्टेज वॉशिंग मशीन काम शुरू किया। तो इसीलिए ये जो कांग्रेस पार्टी है, उस जैसा सर्कस पार्टी दुनिया में कोई दूसरा पार्टी नहीं है। अंतिम सवाल हेमंता जी, चूंकि आपने आज पूरे दिन हमें बहुत समय दिया, 4 जून को क्या नतीजे देखते हैं और असम का क्या स्टेक रहने वाला है? मैं ये मान के चलता हूँ असम में 14 सीट में 12 हम जीतेगा। अगर 13 भी जीत लिया कोई सरप्राइज नहीं है। मेरा स्टेट में 36% मुस्लिम है, फिर भी मैं 12 सीट मोदी जी का जोली में असम का लोग देने जा रहा है। 400 पार वाला सिस्टम में हमारा जो अभियान है उसमें एंकर का काम करेगा। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपसे। हेमंता जी थे जो पूरे दिन आज उन्होंने हमें अपने कैंपेन ट्रेल में साथ रखा और अब हम लोग कोकराझार पहुंचे हैं, जहां आज ये रात्रि विश्राम करेंगे और अपने कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग करेंगे। लेकिन आज बहुत सारे सवालों को उन्होंने एबीपी न्यूज़ के जवाब दिया। कैमरा निखिल के साथ नीरज पांडे, एबीपी न्यूज़, असम।